हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। आई होप आप लोगों को अभी तक जितने भी लेक्चर्स डले हैं वो सारे क्रिस्टल क्लियर हैं। अगर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं सबका कमेंट सेक्शन एक एक क्वेश्चन को देखूंगी और फिर उसका हम एक अलग क्लास लेंगे और उसके बाद हम PYQ भी सॉल्व करने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए, ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, हम सेल वॉल पे चल रहे थे। ठीक है, हम अब डिटेल में बात करें, एनसीईआरटी पे हम आ गए हैं धीरे धीरे, और मैं रिवाइज भी करती रहूंगी, तो इसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सेल वॉल अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जब मैंने सेल वॉल का जिक्र किया था तो मैंने कहा था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, और जो एनिमल है, मतलब कि हम एनिमल्स की कैटेगरी में आती है, हमारा जो किंगडम है वो एनिमेलिया है। ठीक है, तो वी आर कंसिडर्ड अ सोशल एनिमल। हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होमो सेपियंस। तो मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ पास जो सेल है वो कौन सी है? यूकेरियोटिक सेल है, दोनों के पास, प्लांट और एनिमल के पास। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल होती है। क्यों होती है? बिकॉज वी हैव लोकोमोटरी ऑर्गन। मैंने लोकोमोशन का मतलब आपको क्या बताया था? कि हम मूव कर सकते हैं, वी कैन डू मूवमेंट्स, देन प्लांट्स कांट। तो इसीलिए उनको ऐसा एक स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर दिया, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, यानी कि एकदम टफ स्ट्रक्चर रहता है, जो कि उसको प्रोटेक्शन देता है। वो काय से बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? कॉल्ड द सेल वॉल forms an outer covering for the plasma membrane of the fungi and plants. Even मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया में भी ये होता है, प्लांट्स में होता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल, सिर्फ प्रोटेक्शन का काम नहीं है, और भी काम है इसके। क्या है? फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, ये सेल को मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। मैं पूरा बता चुकी हूँ, पिछला लेक्चर आपको लगाना, ये हम लोग सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, एंड इन्फेक्शन, जितनी भी चीज़ें प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, या उसके लिए हार्मफुल हो सकती हैं, उसके लिए भी जो बचाव का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है आपका सेल वॉल, जो कि प्लांट्स में है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, it also helps in cell to cell interaction। मैंने ये बहुत अच्छे से बताया था वो पड़ोसन वाला एग्जांपल देके। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। एल्गे हैव सेल वॉल, एल्गे के पास सेल वॉल होती है। अब देखो, पहले तो ऊपर वाला पॉइंट समझ लो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। हमको हमारे पड़ोसी से बात करना है, इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो सेल टू सेल मतलब आसपास की जितनी सेल है, तो उसमें मदद कौन कर रहा है? इसमें मदद कर रही है आपकी सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या है? एक दीवार है, जो आपके घर के बाजू में जो इंसान रहता है उसके बीच में जो दीवार बनी रहती है, उससे आप ऐसे करके इधर उधर बातचीत करते रहते हो। तो इसको ऐसे आप मेमोराइज कर सकते हो कि आपका इंटरेक्शन उनके साथ कैसे हो रहा है। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन में सेल वॉल का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ क्या है? प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल, ये एक तरीके का बैरियर प्रोवाइड करती है जो बड़े मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको। ठीक, एल्गे के पास सेल वॉल होती है, वो किस चीज से मिलकर बनी होती है? मेड ऑफ सेलुलोज। देखो, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है, और लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? एल्गे की। ठीक है, गैलेक्टोज, ये है गैलेक्टोज। देखो, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई थी, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सब क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको पूरा जो बायोमोलिक्यूल्स का एक शॉर्ट इंट्रो है वो दे देती हूँ, क्योंकि कई जगह मैंने ग्लाइकान्स बताया, पॉलीसाइक्राइड बताया, तो एक बार मैं उसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, चलिए आ जाइए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आप लोगों को सेल वॉल कंप्लीट करवा दिया था, अभी मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स का मतलब इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, ये शायद हम डिस्कस कर चुके हैं।
ये जितने भी हम सेलुलर ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं इसमें बार बार इन सब चीज़ों का यूज़ होगा, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। तो ये मैं एक बार आपको आउटलाइन क्लियर कर दे रही हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना जाए, ठीक है। उसके बाद भी दिक्कत है तो पूछना है, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आ गए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मैंने आपको बताया था इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी, बट अगर हम उसको अच्छे से क्लासिफाई करें, किसके साथ क्लासिफाई करें, प्रोटीन के साथ अगर क्लासिफाई करें तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये याद रखना, सिग्निफिकेंट पॉइंट है, मैंडेटरी है कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि दोनों चीज़ें तो हमको, ग्रोथ और प्रोटीन ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, तो कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, इस तरीके से कि अगर कोई एथलीट भाग रहा है तो उसको आप दाल पिलाने नहीं बैठा दोगे, आप उसको, वो बेहोश हो चुका है तो आप उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हो ना। तो जब इंसान को वो पूरी तरीके से फेंट हो गया है, बेहोश हो गया, तो उसको जब इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो इसीलिए उसको क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए लिख रही हूँ, ये मैं बता चुकी हूँ, इंस्टेंट, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी। ठीक, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था लिपिड आता है बायोमोलिक्यूल्स में। देखो बायोमोलिक्यूल्स का अपना एक बढ़िया पूरा एक सेक्शन हम पूरा कवर करेंगे, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी मैं कार्बोहाइड्रेट का बता देती हूँ, बायोमोलिक्यूल्स का एक इंट्रो दे रही हूँ, ठीक है। लिपिड है जो कि किससे बना होता है, ग्लिसरॉल प्लस फैट, है ना। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका ऑयल है, ठीक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। प्रोटीन के जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, अमाइनो एसिड्स, ठीक। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। ये सारे आते हैं किस में, ये सारे आते हैं आपके बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, जिसमें हम डिटेल में लिपिड के बारे में बात करेंगे, प्रोटीन के बारे में, सारे अमाइनो एसिड्स 20 टाइप के हैं, बताया था मैंने आपको, ठीक। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। मैंने जो पॉलीसेकेराइड वर्ड यूज़ किया है ना, मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, ठीक। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का जो है हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए क्या बोला मैंने, कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली, देखो, मोनो सेकराइड, डाइसेक्राइड, ठीक, ओलिगो सेक्राइड, एंड द लास्ट वन, ये यहाँ नीचे लिखा है, पॉली सेक्राइड, ठीक। अब मैम ये सेक्राइड का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है टू, ठीक है। और सेक्राइड मीन्स व्हाट, शुगर, ठीक है। ये शुगर मीठी शुगर नहीं है, ये शुगर मीठी शुगर नहीं है। हर बार बात अगर शुगर की हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं या जो घर में हम शक्कर यूज़ करते हैं उसकी बात करें, नहीं। जो भी चीज़ आपको स्टार्च जो मिलता है वो पूरा एक पॉलीमर है हमारा, पॉलीसेक्राइड है एक तरीके से, तो वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जितनी भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट्स के थ्रू, हम जैसे साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी मीठी होती हैं। तो इसीलिए हमेशा कार्बोहाइड्रेट को मीठा कंसिडर करना इज़ रॉन्ग, ठीक है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे अभी हमने देखा गैलेक्टोज, मैनोज, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें अगर हम कोई एक एग्जाम्पल लें तो ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो इसमें ये इसका कैसा स्ट्रक्चर है, ये है इसका रिंग स्ट्रक्चर, ये है इसका रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैं अभी बना रही हूँ इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक।
इतना देख लिया आपने मोनो। इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, कार्बोहाइड्रेट का, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड। ठीक है, ऑलिगोसेक्राइड में ही ट्राइसेक्राइड आ जाता है और बाकी बाकी बहुत सारे जो टेट्रा, पेंटा, ये सारे, पेंटा मतलब 5 होता है, टेट्रा मतलब 4 होता है, सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक, पॉलीसेक्राइड मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो वहीं पर पॉलीसेक्राइड मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे मैंने ये एक मॉलिक्यूल बनाया अभी, ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल को आप क्या कंसीडर कर सकते हो। देखो मैं इसको इसको पूरा इरेज करके बताती हूँ, ठीक है। देखो मैंने अभी यहाँ पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया, ठीक। देखो ये है एक मॉलिक्यूल, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड, ठीक है। अब डाई की बात आ जाएगी तो ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल इसके साथ एक बॉन्ड से अटैच होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जिस बॉन्ड के थ्रू ये इससे अटैच रहता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ऐसे करके ये दो स्ट्रक्चर मिलके क्या बन गए, डाइसैक्राइड, ठीक है। अब इसके बाद इसको आप कैसे मेमोराइज रखोगे, एक मोती की माला है, ठीक है, ऐसे एक ग्लूकोज इसको कंसीडर करो, एक मॉलिक्यूल इसको कंसीडर करो, ये हो गया डाई, ये हो गया ट्राइसैक्राइड, ये हो गया टेट्रा, ये हो गया पेंटा, ठीक। उसके बाद में हम किस पे आ रहे हैं, देखो 9 to 10 तक अगर हम जाएं तो वो ऑलिगोसेक्राइड की कैटेगरी में आते हैं, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है जैसे, तो फिर दैट इज कंसिडर्ड इन द पॉलीसेक्राइड। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की पूरी एक चेन बन जाती है, एक मोती की बहुत बड़ी माला है जो रानी महारानी पहनती है, ऐसे आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। तो वो बीच में धागा है ना, तो वो जो धागा है वो क्या है, वो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। मोती क्या है, मोती आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो हमने बहुत ज़्यादा हैवी वाली जो माला पहनी हुई है मोती की, दैट इज द पॉलीसेक्राइड। और वो जो है स्टार्च, उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक है, स्टार्च ले सकते हैं, ग्लाइकोजन ले सकते हैं जो कि हमारे बॉडी में एक स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट था, हमारे में स्टार्च किस में था, प्लांट में, ठीक है। तो इसीलिए जो मैंने आपको बताया था कि पॉलीसेक्राइड, जो पॉलीसेक्राइड होता है उसको ग्लाइकान्स बोलते हैं, ठीक है, उसका दूसरा नाम ही ग्लाइकान्स है, ठीक। तो अगर कहीं पे GLY लिखा है, जैसे मैं बोलती थी ग्लाइको लिपिड, ठीक है, या ग्लाइकोप्रोटीन, इसका मतलब लिपिड के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगर मैंने प्रोटीन बोला तो प्रोटीन का कोई मॉलिक्यूल है जिसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, आपका कार्बोहाइड्रेट का कोई मॉलिक्यूल, ठीक। इतना क्लियर हुआ। पॉलीसेक्राइड का मतलब ही होता है दूसरा नाम है उसका ग्लाइकान्स, जिसमें आप इसको ऐसे मेमोराइज रख सकते हो, जहां पर भी आपको GLY दिख रहा है इसका मतलब ये लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जो है वो अटैच है। आई होप ये बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा, अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए अब हम अपनी स्लाइड्स में चलते हैं वापस। अभी तक के हम सेल वॉल पूरा देख चुके थे, मैं बस एक बार रिकॉल करवा रही हूँ आप लोगों को ताकि अच्छे से रिवीजन जो है वो हो जाए। यहाँ पर हमने एल्गे का जो है वो सेल वॉल का कंपोजिशन हम देख रहे थे, सेल्यूलोज से बना होता है, गैलेक्टोज, देखो जैसे गैलेक्टोज है, मैनोज है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, वैसे ही गैलेक्टोज और मैनोज है, ठीक है। ये सब कुछ हम यहाँ स्पेलिंग गलत है, ठीक है, गैलेक्टोज होता है, यहाँ पे आएगा ओ, गैलेक्टोज होता है, और ये गैलेक्टोज, मैनोज, ठीक है। तो ये सारे जितने भी पूरे स्ट्रक्चर्स हैं ये हम बायोकेमिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ जो हमारी पूरी बॉडी का है, रिएक्शंस, इसमें हम पूरा कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखो सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड मिनरल्स, मतलब यहाँ पर सिर्फ कंपोजिशन बताया है कि एल्गे की कंपोजिशन क्या होती है। इतनी चीन चीज़ों से बना होता है, मैंने आपको इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताया था, CGM, सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनोज, किस में आएगा ये, किस में, एल्गे का कंपोजिशन है। अभी हमने ये पूरा पढ़ा, ठीक है। अब इसमें मिनरल्स की बात हो रही है, ये तो बात हो गई किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। मिनरल्स की अगर बात हम कर रहे हैं तो देन इट इज कैल्शियम,
कार्बोनेट, ठीक है, कौन से मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। while in other plants it consists of cellulose, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। अगर दूसरे प्लांट्स की बात हम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गई है, हेमीसेलुलोज आ गया है, पैक्टिन्स आ गए हैं, प्रोटीन्स आ गए हैं। ठीक, ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। यंग प्लांट सेल जो होती है, द प्लांट सेल की बात हो रही है, ठीक है, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ठीक है। जब ऑब्वियस सी बात है आप यंग हो, ठीक है, तो वहां पे ये बोला जा रहा है कि वो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी तरीके से कैपेबल है, लेकिन विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस मतलब दिखाई देना बंद हो जाता है या एक तरीके से खत्म होने लगता है एज द सेल मैच्योर्स एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म। देखो वही चीज है, डिमिनिशेस का मतलब वो खत्म हो जाता है। एक यंग प्लांट जब ग्रेजुअली क्या होता है, मैच्योर होने लगता है, ग्रेजुअली यानी नेचुरली, ठीक है, तो वो जैसे जैसे क्या हो रहा है, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, उसकी जैसे ही वो वॉल जो है, प्राइमरी सेल वॉल जो बनी है पहले उसके पास में, वो होती है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब वो पूरी तरीके से आपको दिखाई नहीं देगी, वो पूरी तरीके से, एक तरीके से हम बोल सकते हैं मर गई वो, तो उसकी जगह तुरंत कौन ले लेती है, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, ठीक है, अंदर की तरफ बन जाती है। द मिडल लेमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट which holds or glues the different neighboring cells together, ठीक है। देखो यहाँ पर बोल रहा है जो इनर मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स इनर मेम्ब्रेन मतलब इनर मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है, ठीक है, साइड ऑफ विच होल्ड्स और ग्लूज। अब इसमें जो मिडिल लेमेला है वो एक लेयर का नाम है, किसका नाम है, मिडिल लेमेला एक लेयर का नाम है, जो क्या करती है, जो बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट से, ठीक, कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है, होल्ड करके रखती है, ग्लूज मतलब चिपकी हुई रहती है, ये भी बोल सकते हैं। द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स, जितनी भी उसके नेबर्स है ना, उनको वैसे अपने पास में चिपका के रखती है, ठीक। अब बनी कैसे होती है, मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, याद रखना है, ठीक। अब द सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा विच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म। अभी आप लोगों को ये वाला पॉइंट नहीं समझना है, ठीक है। देखो कहीं पे कुछ भी चीज़, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका बेस यहाँ पे भी मैंने नहीं उसके बारे में जिक्र किया या मैंने अभी नहीं बताया है तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, बाकी मैं सारी चीज़ें बिल्डअप करते जा रही हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगी, मैं आगे ज़रूर बताऊंगी। तो अगर मैं कोई चीज़ को पॉइंट करूँ कि अभी इसको छोड़ दो तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन हो रहा है तो पूछो ज़रूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगर मैं नहीं बता रही हूँ दैट मीन्स रीजन ये है कि उसका बेस अभी तक मैंने बताया नहीं है, ठीक। चलो देखिए इसी के बारे में लिखा हुआ है आगे, वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेन, ये हमने डिस्कस नहीं किया था, ये देखिए अब, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर, रफ, राइबोसोम। देखो वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, किसकी बात हो रही है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स मतलब जिनके पास जैकेट है, जिनके पास मेम्ब्रेन है, उनकी बात हो रही है। ऑर्गन्स की बात, ऑर्गेनल्स की बात हो रही है, ठीक है। डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स न्यूक्लियस, अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हो सकते हैं, उनका न्यूक्लियस अलग हो सकता है, उनका न्यूक्लियर पोर अलग हो सकता है। मैंने बताया था न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, वहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। उसके बाद में रफ राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो डिस्टिंक्ट हो सकती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड together as an endomembrane system because their functions are कोऑर्डिनेट। मैं आपको बताया था कि एक सिस्टम होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या आता है हमने ये डिस्कस किया था। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपका आ जाएगा ऑब्वियसली, पहले आपका क्या आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आपका आएगा गोल्जी बॉडी जहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होता है, फिर है लाइसोसोम एंड वैक्यूल जो कि प्रोडक्ट होते हैं किसके, आपकी जो आपका प्रोटीन बन के आ रहा है कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और
गोल्जी बॉडी से। तो वहाँ से जो प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं वो किसके हैं, वो आपके गोल्जी बॉडी के प्रोडक्ट्स हैं, और उसी को लाइसोसोम और हम वैक्यूल में कंसिडर करते हैं। जो वैक्यूल किस में होता है, वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, और लाइसोसोम हमारे पास होता है, लाइसोसोम प्लांट सेल के बारे में भी होता है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल के पास 90% स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखता है, मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीज़ें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आ जाती हैं, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वही चीज़ ये जहाँ पे लिखी हुई है कि जो सिंथेसिस है प्रोटीन का वो दोनों जगह चल रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी में। उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल के आए लाइसोजाइम, सॉरी लाइसोसोम, लाइसोजाइम्स तो वो हैं जो कि हाइड्रोलाइज करते हैं, कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंजाइमोलॉजी वाला जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम में। लाइसोसोम अभी आगे और डिटेल में है तो उसको हम देखेंगे। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, हम एनसीईआरटी को कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड, देखो वही चीज़ लिखी है, सिंस द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड द परऑक्सीसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। इसीलिए देखो यहाँ पर पूरी, देखो इनका तो फंक्शन साथ में जुड़ा हुआ है ना, ऑब्वियसली वो गोल्जी बॉडी उससे जुड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर गोल्जी बॉडी के प्रोडक्ट्स हैं, बच्चे बोल सकते हैं क्या, कि वो बना के दे रही है उनको, तो वो लाइसोसोम और वैक्यूल हो गए। तो ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का तो अपना अलग फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बनाना, ईटीसी चलती है उसमें। और अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो वहाँ तो फोटोसिंथेसिस होती है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि परऑक्सीसोम, ये सारे जितने भी हैं, ये देखो क्लोरोप्लास्ट तो हमारे इसमें होता नहीं है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है ना। तो ये सबके जो फंक्शंस है वो टोटली डिफरेंट है, इसीलिए ये कोऑर्डिनेटेड तो रहते ही नहीं है, ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते विद द अबव कंपोनेंट्स, ठीक है, यही लिखा है। दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसीलिए ये कोऑर्डिनेट नहीं करते साथ में, इनका काम अलग अलग है, तो इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हम नहीं बनाते। जिनको बनाया गया है वो साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है, चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में हमने बहुत बात की, बहुत सारी बात की। कुछ अगर बच जाए, छूट जाए, इसीलिए मैंने इसका एक और डिटेल वाला पीपीटी भी बनाया। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हमको ऑलरेडी पता है तो आप इसको फॉरवर्ड करके नेक्स्ट लेक्चर लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा है कि रिवीजन भी होना चाहिए और कोई पार्ट छूटे ना, एनसीईआरटी हमको पूरा कवर करना है, ठीक है। चलिए अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स आर रिवील the presence of a network or reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, मैंने आपको बताया था जब लाइट माइक्रोस्कोप था तब बहुत मुश्किल था ये आइडेंटिफाई करना कि हमारी सेल के अंदर जो माइन्यूट सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं वो किस तरीके से दिखाई देते हैं, उनका क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, हमें एक स्कैटर्ड स्ट्रक्चर दिखा, स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ, कहाँ, साइटोप्लाज्म में, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब देखो टाइनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से हमने देखा था, ऐसे, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स थे। उसके बाद इसको हमने क्या था, सिस्टर्नी, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ वही लिखी हुई है कि हमको ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या हुई, डिस्कवरी हुई, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया, हेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट और कंपार्टमेंट्स, इट इज ल्यूमिनल इनसाइड, हाँ ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ल्यूमिनल मैंने आपको ये बताया था, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। अब अगर मैं एक सेल बनाती हूँ यहाँ पे साइड में, देखो, या मैं वाइट बोर्ड भी ले सकती हूँ, चलो यहीं पे बनाते हैं। ये मैंने एक सेल बनाया, ठीक, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से एक्सटेंडेड आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या लिखा है, इंट्रा सेलुलर स्पेस दो डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड या कंपार्टमेंट्स में उसको डिवाइड करता है, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ल्यूमिनल मैं आपको बताया था, ल्यूमिन, ल्यूमिनल और ल्यूमिन सेम है, वहीं पे तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। अब अंदर वाले पोर्शन को वो डिवाइड कर रहा है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब ये वाला साइटोप्लाज्म को बोल रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं हो रहा है, दो कंपार्टमेंट में वो डिवाइड कर रहा है। इंट्रासेलुलर का मतलब उसका अंदर वाला जो पार्ट है जहाँ पे प्रोटीन बन रहा है, खाना बन रहा है, लड्डू बन रहे हैं, जो मैंने बताया था, चॉकलेट का एग्जाम्पल मैंने दिया था।
और अगर हम बाहर की बात करें एक्स्ट्रा लुमिनल, तो वो बोल रहा है कि वो साइटोप्लाज्म और इसको एक कंपार्टमेंट में, 2 कंपार्टमेंट में सेपरेट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सरफेस। ऑब्वियसली इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात चल रही है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम कर चुके हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म RER है। इन द एब्सेंस ऑफ द राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ। मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 बच्चे हैं, ऐसा कंसीडर करना है कि वो पेरेंट है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके 2 बच्चे हैं, जिसकी एक की जो स्किन है वो बहुत ही बढ़िया मुलायम है और एक की जो स्किन है उसमें पिंपल्स वगैरह है। तो जिसकी स्किन पे पिंपल्स है उसको आपको रफ कंसीडर करना है और एक को स्मूथ। ठीक है, तो जो रफ है वो काम बहुत करता है, ठीक है, वो प्रोटीन बनाता है, और स्मूथ वाले का काम अलग है। ठीक है, चलो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, RER इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। अब भी बताया काम बहुत ज़्यादा करता है। कौन सा? रफ, जिसके चेहरे पे पिंपल्स है ना जो बच्चे के, वो बहुत काम करता है। ठीक है, तो वो ही सबसे ज़्यादा किस में इन्वॉल्व है? प्रोटीन सिंथेसिस में। उसके ऊपर राइबोसोम जो ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने अभी बनाया। तो यहाँ पे जो ऐसे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, यही वाला जो पार्ट है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ वाला पार्ट है। तो यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक, अब आगे क्या लिखा है? एंड सिक्रीशन। ठीक है, दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये बना हुआ है, जो न्यूक्लियस का आउटर एनवेलप है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसी का एक्सटेंशन है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is the major site for the synthesis of lipid। अभी तक हमने यही देखा था कि रफ का क्या काम है, स्मूथ का क्या काम है। ये जो है ये मेजर साइट है, यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे लिपिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। देखिए आगे क्या लिखा है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द SER। बहुत सारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को बहुत तरीके से वो कंट्रोल करते हैं। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर स्टेरॉइडल हार्मोन कहाँ बनते हैं, कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो उसका यहाँ पे दिया हुआ है क्या? कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि स्टेरॉइडल हार्मोन, एस से स्टेरॉइडल हार्मोन, एस से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बन रहा है कहाँ पर? कहाँ पर बन रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है। और ये क्या है? लिपिड है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ हार्मोन का जो पूरा कंपोजिशन है, वो सारी चीज़ें हम एक अलग लेक्चर में पूरा अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, आई होप ये पूरा पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। गोल्जी एपरेटस, यानी इसके कितने सारे नाम थे? गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी। ठीक है, कैमेलो गोल्गी, देखिए इन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या किया था? 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। देखो अब आप बोलोगे मैम रेटिकुलर स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? जो स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई देता है ना, ऐसा, जैसा किसके जैसा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर हमने बोला, ठीक है, जिसमें ऐसे सिस्टर्ने प्रेजेंट है, ठीक, फोल्डेड लाइक है जो, ठीक, उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर ऐसा वाला जो उनको सेल में दिखाई दिया, वो था डेंसली स्टेन्ड, यानी बहुत गाढ़ा रंग का उनको दिखाई दिया। उसी को उन्होंने क्या बोला? गोल्जी। देखो ऑब्जर्व किया उन्होंने, ठीक है। दीज वर लेटर नेम्ड, बाद में इसको नाम दिया गया गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। मतलब इन्होंने ऑब्जर्व किया था तो इन्हीं का नाम उसको दिया गया। गोल्जी एपेरेटस भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात है। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स और सिस्टर्ने। देखो ये मैंने आप बताया था। अब भी देखो मैं एक सेल बना रही हूँ, ये सेल बन गई, ये आपका न्यूक्लियस, ये एक्सटेंडेड वाला जो पोर्शन है आपका क्या बन गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे जो आपका ये है, ये वाला पार्ट होता है क्या? सिस्टर्ने। ठीक, ऐसे पूरे जो दिखते हैं। अभी मैं डायग्राम ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है, ऑफ 0.5 μm, ये इसका पूरा डायमीटर बता रहा है। 1.0 μm डायमीटर, किसका? सिस्टर्ने का। ठीक, दीज आर द
स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये जो है ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। वैरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखो क्या बोल रहा है कि ये स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलल रहते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से पैरेलल फॉर्म में रहेंगे। और यहाँ पर बोल रहा है इनका नंबर जो है सिस्टर्ने का वो बहुत ज़्यादा होता है, वैरिड हो सकता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। सिस्टर्ने का द गोल्जी सिस्टर्ने आर concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis और the, ये देखो cis और trans phase क्या होता है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। पहले इसको पूरा पॉइंट जो है वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो सिस फेस एंड ट्रांस फेस, कॉन्केव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। देखो जो ट्रांस फेस है, ट्रांस फेस को हम मैच्योरिंग फेस बोल रहे हैं, ठीक। द सिस and the trans faces of the organelle entirely different but interconnected। देखो सिस और ट्रांस में दोनों चीज़ें हैं, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने गई तो ये वाला पोर्शन रह जाएगा, ठीक है। तो हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि सिस और ट्रांस क्या होता है वो मैं अच्छे से आपको बता दूंगी, ठीक है। कुछ भी नहीं है उसमें, बस उन लोग का लिखा हुआ ना, जैसे कि इनका जो एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, ये साथ में कनेक्टेड तो ऑब्वियसली है क्योंकि ये पार्ट किसका है, गोल्जी बॉडी का है। तो सिस और ट्रांस को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हम ये स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। तो Golgi apparatus principally performs the functions of the packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell। ये पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि आपकी जो गोल्जी बॉडी है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो ऐसी चीज़ें बनाती है, क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, उसको मॉडिफाई करती है, वही चीज़ लिखी हुई है। और उसके बाद अगर सेल के अंदर ज़रूरत है, जैसे आप घर में खाना बना रहे हो तो अगर घर वालों को भूख लगी है तो भैया इनको भी दे दो, बाहर है किसी कोई होटल है आपकी, उनको भी ज़रूरत है, या आपने खाना बनाया, आप बहुत दयालु हो तो उनको भी दे के आ जाओ। तो अगर सेल के बाहर भी ज़रूरत है तो वहाँ पे भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ये है कि अगर सेल के बाहर कोई टिश्यू है, कोई एरिया है जहाँ पे प्रोटीन का नीड है तो वहाँ पे चला जाता है, या फिर अगर सेल के अंदर रिपेयरिंग या कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ पे प्रोटीन चला जाता है थ्रू द गोल्जी apparatus, ठीक। अब यहाँ लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ, ये वाले पॉइंट को मैं अभी स्किप कर रही हूँ, बताऊंगी बाद में। द नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्ने। आपको ये याद रखना है कि ये मॉडिफाइड, चलो हमने ये तो जान लिया कि गोल्जी बॉडी जो होती है उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, लेकिन कहाँ पर हो रहा है, मैंने आपको ये बनाया सेल, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये जो सिस्टर्ने वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो है यहाँ पर ही आपका क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है, ऑफ द गोल्जी एपरेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस। जब उनको ट्रांसफेस से रिलीज किया जाता है, बताऊंगी, कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक। गोल्जी एपरेटस इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब भी बताया था ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब प्रोटीन के साथ ग्लाइकान्स, पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे और ग्लाइकोलिपिड, ठीक। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ये जो है कि इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो गोल्जी अपैरेटस है या गोल्जी बॉडी है वो मेजर साइट है किसके लिए, फॉर्मेशन के लिए, क्या बनाती है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ठीक, क्लियर। चलो ये इतना चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो चीज़ें स्किप कर रही हूँ उसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल अच्छे से उसको बताऊंगी, ठीक है। जो अभी इस लेक्चर में मैं चाहती हूँ कि कवर अप हो जाए अच्छे से, वो चीज़ मुझे पहले देखना है, ठीक। चलिए लाइजोसोम देखते हैं। लाइजोसोम हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी, इसको मैं एक बार और बता देती हूँ। लाइजोसोम, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। अब भी हमने पढ़ा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जिसका बाय प्रोडक्ट होता है क्या, लाइजोसोम, ठीक है। अब ये निकल गया, सेल के अंदर आ गया, ठीक है। इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपको मैंने आपको बताया था, हाँ, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग इसको कहा जाता है। बहुत अच्छे से मैंने एक एग्जांपल दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। सुसाइडल बैग जो है वो इसे इसलिए कहा जाता
जाता है, क्योंकि इसका काम ये है कि ये पूरी जो सेल है उसका जितना भी डेड पार्ट है, ठीक है, उसको ये खा लेता है। ठीक, देखो क्या लिखा है, द आइसोलेटेड लाइजोसोमल वेसिकल। देखो सबसे पहले मैं एक ब्लैंक पेज लेती हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर होगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं लाइसोसोम के बारे में। ठीक, क्या देखा हमने इसमें, ये हमारी सेल है, ठीक है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई, ये बन गया आपका न्यूक्लियस, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपकी गोल्जी बॉडी। यहाँ से कुछ ऐसे वेसिकल्स निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। ठीक, अब लाइसोसोम्स का काम क्या है, ये मैंने एक सेपरेट स्ट्रक्चर बनाया। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, बहुत सारी चीज़ें बाहर है, ठीक, बहुत सारी दूसरी सेल्स हैं। ठीक, अब हर पर्टिकुलर सेलुलर ऑर्गेनल का या हर पर्टिकुलर सेल का एक लाइफ स्पैन होगा, हमारी पूरी बॉडी का भी है ना, हम कोई अमर होके तो आए नहीं है। ठीक, तो ऑब्वियसली हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में कोई भी सेल ऑर्गेनल या कोई भी चीज़ मर जाती है, तो उसको कौन खाने का काम करता है, उसको खाने का काम करता है आपका लाइसोसोम। ये क्या करता है, ये करता है फैगोसाइटोसिस। इसका मतलब होता है ईटिंग। ईटिंग मतलब अपने अंदर एंग्लव कर लेता है ये, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर क्या होते हैं, उसके पास एक्चुअली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो लाइसिस करने में काम आते हैं, तोड़ने में काम आते हैं। तो जितना भी डेड मटेरियल है ये पूरी तरह से बोल समझ सकते हो राख बना दिया उसने उसको, और उसके बाद वो उसको बाहर निकाल देता है, सेल के बाहर निकाल देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो ये काम होता है लाइसोसोम का। इतना समझ में आया, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव वे में बोल सकते हैं, बट ये पॉजिटिव है, ये सेल को प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर वो गंदगी को साफ नहीं करेगा तो आपकी सेल इन्फेक्टेड हो जाएगी। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक, लाइसोसोम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर इसमें कहीं कुछ प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए लाइसोसोम को हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे कौन से पॉइंट्स हैं जो छूट गए हैं। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर करा दिया है। लाइसोसोम फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ईटिंग ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन लाइसोसोम क्या है, एक प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, गोल्जी बॉडी का, लेकिन वो भी फैगोसाइटोसिस परफॉर्म कर रहा है बाय एंग्लफिंग। और कहीं ना कहीं वो अपने जो एंजाइम्स हैं वो छिड़क देता है, किसके ऊपर छिड़क देता है, ऐसा आपको मेमोराइज करके रखना है। जितना भी डेड मटेरियल है तो वो सारी चीज़ें एक तरीके से राख बन जाती हैं पूरा, और फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं सेल के बाहर। ठीक, चलिए ये आए नहीं अभी तक के, ओके, चलो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है देखो, द isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzyme। यही चीज़ मैंने बताई कि इनके पास रिच मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, इनके पास होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब मैम ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं, देखो एंजाइम मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुकी हूँ, पिछला लेक्चर लगा के आओ, ठीक है। हाँ, हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस के पूरा बताया, लाइपेजेस, लाइपेजेस मतलब किसको तोड़ेंगे, लिपिड को तोड़ेंगे, ठीक है। प्रोटीएजेस, हमेशा याद रखना ये एजेस जो लगा रहता है ना, दैट मीन्स ये नाम से ही क्लियर हो जाता है कि एंजाइम की बात हो रही है। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेजेस, ये तीनों चीज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा कौन, कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीन को तोड़ेगा प्रोटीएजेस, लाइपेज को तो कौन, लिपिड को कौन तोड़ेगा, लाइपेजेस। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक, ऑप्टिकली है ये, ऑप्टिकली,
ठीक है। देखो, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसके टुवर्ड्स एक्टिव रहना और उसको आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये एसिडिक पीएच में ऑप्टिकली एक्टिव रहता है। क्या रहता है ऑप्टिकली एक्टिव? इसके जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहता है, ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल्स ही तो हैं, तो दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने जैसा कि बताया ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जैसा एंजाइम आ जाएगा, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, इनके पास डाइजेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स हैं और जो कि डाइजेशन में हेल्प करते। हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है, इसके बाद हमको रिवीजन भी लेना है। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की चीज़ें कवर करेंगे और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि आपको की पॉइंट्स और नोट्स बनाना है, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो लेट नहीं करना है, अपनी पूरी चीज़ों को रेडी करके बैठाओ और उसके बाद में आप फिर लेक्चर अटेंड करो, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। कीप वॉचिंग इंस्पायर अकेडमी। थैंक यू।